अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने देखा था कि HTML होता क्या है, फिर हम HTML पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, एलिमेंट्स क्या हैं, टैग्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स क्या होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर मैंने आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन के कुछ टैग्स बताए थे, एंड देन मैंने आपको बताया था कि पेयर्ड और अनपेयर्ड टैग्स क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ टैग्स बताए थे। आज इसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, हम HTML की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं। HTML में बेसिकली आपके पास होते हैं 3 टैग्स, ठीक है। मैं जस्ट इसकी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको ओके। सो बेसिकली HTML में आपके पास होता है सबसे पहले मेन HTML का टैग, जो कि पेयर्ड टैग है। दैट मीन्स इसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होंगे, राइट। आपका जो भी HTML का कोड होगा आप इसके अंदर लिखोगे। अब इस HTML के मेन टैग के अंदर 2 सब टैग्स आते हैं। एक होता है हेड टैग, दिस इज अगेन अ पेयर्ड टैग। पेयर्ड टैग मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होगा। और एक होता है बॉडी टैग, ये भी पेयर्ड टैग है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग इसके अंदर होगा। तो कुछ HTML का कंटेंट हेड के टैग में आएगा, कुछ आएगा बॉडी के टैग में। HTML डॉक्यूमेंट की हायरार्की यही रहेगी। आउटर मोस्ट हमारे पास HTML का टैग होगा, पेयर्ड टैग है। इस HTML के टैग के अंदर हमारे पास हेड का टैग आएगा और बॉडी का टैग आएगा, और हेड और बॉडी दोनों पेयर टैग्स हैं, ठीक है। तो अभी हम जो भी इस स्लाइड में चीज़ें देख रहे हैं वो सब टैग्स इस हेड के टैग के अंदर आएंगे, लाइक इसके अंदर लाइक करेंगे। तो द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर ऑल हेड एलिमेंट्स, ओके। अब आप इन टैग्स को कंटेनर भी बोल सकते हो, एक बॉक्सेस भी बोल सकते हैं। सबसे आउटर बॉक्स जो है हमारा HTML है, उसके अंदर हमने डालने हैं 2 बॉक्सेस, 2 कंटेनर्स, एक हेड का कंटेनर, एक बॉडी का कंटेनर, ठीक है। फिर हम हेड के कंटेनर के अंदर मजीद चीज़ें भी डाल सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। The head element can include a title for the document, scripts, styles, meta information and other tags. अब हेड के टैग के अंदर हम ये वाले जो टैग्स हैं ये डाल सकते हैं, ऑप्शनल हैं। इनमें से आप अगर कोई भी ऐड नहीं करेंगे तब भी आपका HTML का पेज रेंडर होगा, लेकिन अगर आप ये डाल देंगे तो इनकी जो भी रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो भी आपके HTML के पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। सबसे पहला है टाइटल। टाइटल हम क्यों सेट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइटल का टैग लगाता हूँ, टाइटल का टैग भी पेयर्ड टैग है तो इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। अब टाइटल के टैग के अंदर मैं जो भी अपने पेज का नाम रखूँगा और मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर विद index.html। मैंने index.html के नाम से इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं तो ये है index.html। मैंने जब इसको रन किया तो ये मेरे पास ब्राउज़र ओपन हुआ, और अब इसमें अगर मैं ये हेड का टैग नहीं लगाता, टाइटल का टैग सॉरी नहीं लगाता, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं जब इसको रन कर रहा हूँ तो टैब के ऊपर नाम जो है वो वही आ रहा है जो मेरा फाइल का नाम है, index.html। लेकिन जैसे ही मैं टाइटल का जो टैग है इसको एक्टिव करूँगा और मैं अपने ब्राउज़र को दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो जो भी मैंने टाइटल के टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा था वो मेरे टैब के ऊपर आ जाएगा,
दैट मीन्स कि जो भी मेरे वेब पेज का टाइटल है वो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, टाइटल का टैग यूज करके। वो उस टैब के ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो टाइटल का टैग आपने इस तरह इसलिए यूज करना है। फिर आ जाता है स्टाइल का टैग। अब स्टाइल का टैग हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास CSS हमने यूज करनी हो इंटरनल। CSS 3 तरह की है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। एक्सटर्नल के लिए हमें एक्स्ट्रा फाइल चाहिए, वो हम ये मैं डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब हम CSS कर रहे होंगे। तो 3 तरह की है, अभी मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। इंटरनल में हमारे पास होगा कि हमारी जो फाइल है, हमारा जो CSS है वो विद इन द HTML पेज आएगा। इनलाइन में हमारे पास टैग के अंदर आएगा और एक्सटर्नल में हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल बनेगी। ठीक है, तो स्टाइल का टैग भी हम हेड के टैग के अंदर लगा सकते हैं। अगेन दिस इज अ पेयर्ड टैग। तो स्टाइल इसका एंडिंग टैग होगा और इसके अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। डॉट सपोज मैंने P के टैग को कोई फॉर्मेटिंग देनी है, बैक कलर उसका रेड करना है, तो मैं करूंगा कलर रेड। ठीक है, तो अब ये वाली जो CSS है ये इंटरनल CSS है। क्यों? क्योंकि ये स्टाइल के टैग के अंदर लाई कर रही है और स्टाइल का टैग हमारा हेड के टैग के अंदर होगा। ठीक है, तो हेड में आप टाइटल दे सकते हैं और स्टाइल का टैग यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है बेस का टैग। बेस का टैग हम क्यों यूज करते हैं? Base tag specifies the base URL or target for all relative URLs in a document. अब अगर आपके पेज में एक से ज़्यादा URLs आपने इंक्लूड करवानी है, URL क्या होती है? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। लिंक आपने अपने टैग अपने पेज को करना है किसी एक्सटर्नल पेज के साथ या इंटरनल पेज के साथ, तो हमने उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वेब पेज, इसी वेब पेज के ऊपर एक लिंक बन जाए ए का, और जैसे ही मैं उस क्लिक टू ओपन गूगल, अब मैं अगर अपने वेब पेज ओपन करूं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ओपन गूगल। ठीक है, और ये एक लिंक है। लिंक का कैसे पता चलता है? जैसे ही हम उसके ऊपर होवर करते हैं, अपना कर्सर लेकर जाते हैं, तो एक हैंड बना हुआ आ जाता है, हैंड कर्सर आ जाता है। तो जैसे ही मैं चाह रहा हूं कि इसको क्लिक करूं मैं, तो मेरे पास गूगल ओपन हो जाए। तो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमें लिंक्स बनाने पड़ते हैं अपने पेज के ऊपर। ठीक है, उसके लिए टैग यूज होता है ए का। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल में आता हूं बाद में। ये एक लिंक का टैग है, ये एक पेयर्ड टैग है। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या करना है, कोई एड्रेस देना है। सपोज मैंने गूगल ओपन करना है, तो मैं लिखूंगा http:/google.com। मैंने ये लिंक लिखा, मैंने इसको जब रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसी पेज के ऊपर गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लिंक का टैग। बेस का टैग ये करता है कि सपोज आपने ये वाला लिंक बार बार अपनी वेबसाइट में यूज करना है, कहीं पे भी अपने HTML के पेज पे आपने ये वाला लिंक बार बार यूज करना है, तो बेस का टैग आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप इस लिंक को एक दफा डिफाइन कर लें ऊपर बेस के टैग में। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ये ओपन करूंगा, ये वाला लिंक ओपन करूंगा, तो ये इसके साथ एम्बेड होके आएगा। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटेड है। लाइक ये अंडरस्टूड होगा कि हमारा मेन लिंक ये है, उससे आगे वाला सब लिंक हमें यहाँ पे फिर डिफाइन करना होगा जस्ट। तो बेस का टैग आपको कहता है कि अगर आपके पास एक लिंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इंस्टेड इसके कि आप वो लिंक बार बार लिखें अपने कोड में, आप उसको जस्ट एक दफ़ा डिफाइन कर दें अपने हेड के टैग में, और आगे फिर आप लिख दें कि जी इसका
google.com का about.html पेज या फिर contact.html पेज, whatever जो भी आपने पेजेस ओपन करने हैं वो, राइट। तो बेस का टैग आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने रिपीटेड यूआरएल्स को एक ही दफ़ा डिफाइन कर दो और बाद में जस्ट उनको इनसाइड वाले जो उसके आगे वाला जो लिंक है उसको लिख के एक्सेस करो। द बेस टैग स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल a target for all relative URLs in a document. The base tag must have either an href or a target attribute present or both. अब इसमें या तो आप href लिख सकते हो या फिर एक टारगेट का एट्रीब्यूट होता है वो लिख सकते हैं। टारगेट को भी मैं आपको जब हम ए टैग को देख रहे होंगे तब मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेट एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। बेस टैग में href आ सकता है, टारगेट आ सकता है या फिर दोनों आ सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक मस्ट आएगा, या आप अपना जो लिंक है वो डिफाइन कर दो या फिर आपने उसके साथ क्या बिहेवियर रखना है अपने लिंक्स के साथ वो डिफाइन कर दें। ठीक है, href हमारे पास ये आता है। टारगेट में हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। इसकी मैं एग्जांपल आपको आगे जब हम लिंक्स के ऊपर जाएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। सॉरी। ओके, बेस के बाद आता है हमारा लिंक का टैग। अभी हम हेड को देख रहे हैं कि हेड के टैग के अंदर हम कौन कौन से टैग्स ऐड कर सकते हैं। लिंक का टैग हम यूज करते हैं तब जब हमें अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ, HTML के पेज के साथ कोई एक्सटर्नल पेज लिंक करना हो, कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करनी हो। ये लिंक का टैग मोस्टली यूज होता है जब हमने एक्सटर्नल CSS को इंक्लूड करवाना होता है अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा style.css। अब ये मेरी एक्सटर्नल CSS की फाइल है। ठीक है, ये मेरी एक्सटर्नल CSS की फाइल है। मैंने यहाँ पे कोई स्टाइलिंग दी, कलर ब्राउन, किसी भी टैग को, कोई भी मेरी स्टाइलिंग जो भी होगी मैंने एक्सटर्नल CSS में इस फाइल में रखी है। अब इस फाइल को index.html को तो नहीं पता कि style.css की भी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमने style.css की फाइल को index.html के साथ जोड़ना है। index.html को पता हो कि कुछ स्टाइलिंग मेरी style.css की फाइल में पड़ी है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? हम लिंक का टैग यूज करेंगे। लिंक के टैग में जब href आता है तो वहां पे हम फिर अपना उस फाइल का नाम रखेंगे, लिखेंगे जो हमने लिंक करवानी है, style.css की फाइल हमने लिंक करवानी है। अब क्या होगा, अब जब ये HTML का पेज रन होगा तो ये सबसे पहले जाएगा उस फाइल पे जो हमने लिंक करवाई हुई है, उसकी सारी स्टाइलिंग रीड करके अपने पास स्टोर कर लेगा। तो जैसे ही वो स्टाइलिंग का टैग आएगा उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो हम लिंक का टैग भी तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करवानी हो अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है रेल का, रिलेशन, कि इस फाइल का हमारे डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है स्टाइल शीट। क्यों? क्योंकि मैं एक CSS की फाइल इंक्लूड करवा रहा हूं और इस CSS की फाइल का मेरे HTML के साथ क्या रिलेशन है कि इस CSS की फाइल में मैंने अपने स्टाइल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो जब भी हम CSS की एक्सटर्नल फाइल लिंक करेंगे अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ तो हम रेल के एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट लाजमी लिखेंगे, क्योंकि हमें डिफाइन करना होता है कि हम जो फाइल लिंक करवा रहे हैं उसका हमारे करंट डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके एट्रीब्यूट्स या उसके कंटेंट को हमने किस तरह से रेंडर करना है। मेटा को मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का टैग भी HTML के हेड के टैग में आता है और स्क्रिप्ट का टैग भी पेयर्ड टैग है और
स्क्रिप्ट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, वो वाला जो हमने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी इंक्लूड करवानी होती है अपने HTML के पेज के ऊपर। तो जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो हम स्क्रिप्ट के टैग में लिखेंगे। अगेन जावास्क्रिप्ट 3 तरह का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो जो भी हमारे हेड के अंदर चीज़ें आएंगी, चाहे वो स्टाइलिंग हो या वो जावास्क्रिप्ट हो, वो इंटरनल होगी। यहाँ पे इंटरनल CSS और यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ती है जिसकी एक्सटेंशन होती है scripts.js जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का, और इसको फिर अगेन लिंक करवाते हैं उसी तरह से। तो जो भी आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट होगा, जो भी अपने इंटरनली जावास्क्रिप्ट लिखना होगा, वो हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखते हैं, राइट। फिर आ जाता है टैग नो स्क्रिप्ट का। अब नो स्क्रिप्ट का टैग भी पेयर्ड टैग है, राइट। ये वाला टैग आपका तब चलता है जब आपका जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट ना कर रहा हो। आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, ठीक है। यहाँ पे सपोज आप किसी ऐसे ब्राउजर पर चला रहे हैं, अपना पेज ओपन कर रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता, जिस पे जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, जो जावास्क्रिप्ट को रन नहीं करता, तो आपका ये वाला कोड तो रन नहीं होगा फिर, क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी ही नहीं है। तो उस केस में आप अपने नो स्क्रिप्ट के टैग में कुछ भी एरर मैसेज या वार्निंग उसको बता देते हैं कि यूर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो नो स्क्रिप्ट का टैग आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन ना हो रहा हो। तो ये आपके यूजर को वार्निंग दे देगा कि आपके ब्राउजर जो है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये कितने टैग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 6 टैग मैंने आपको बता दिए हैं जो आप हेड के टैग में ऐड कर सकते हैं। एक टैग रह गया मेटा टैग। अब मेटा टैग क्या है? मेटा टैग बेसिकली आपके HTML के पेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऑनर कौन है, कीवर्ड्स क्या हैं, और फिर आपका पेज के कंटेंट्स को किस तरह से आपने शो करवाना है। मेटा टैग आप जब SEO करते हैं अपनी वेबसाइट की, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि जो भी हमारा गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे रेंडर करता है कि वो उसके कंटेंट को नहीं देखता, वो उसके मेटा टैग को देखता है कि मेटा टैग में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। मेटा टैग्स विल ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। जो भी हमारा हेड का टैग है उसके अंदर मेटा टैग्स होंगे, एंड आर टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स। आप इसमें कैरेक्टर सेट बता सकते हैं, आपने कौन सा करना है, आस्की करना है, या फिर आप वो है 4 सेट है यहाँ पे वो करना है। फिर पेज की डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, देन कीवर्ड्स आ जाएंगे आपके, आपके पेज का ऑथर कौन है, और व्यू पोर्ट की सेटिंग्स आपने क्या रखनी है। मेटा टैग कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, आपका यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगा, बट जो भी आपके पास सर्च इंजन है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक गूगल है या फिर याहू है, वो उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे यूजिंग एंड व्यूइंग द कीवर्ड्स। Metadata is used by browsers how to display content or reload page. सर्च इंजन, जब आप कीवर्ड यूज करते हैं तो वो सर्च इंजन के पास चले जाते हैं, एंड अदर वेब सर्विसेज। ओके, सो मेटा डेटा में इंफॉर्मेशन क्या क्या आ सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग का मसला है, तो जब मैं आपको PDF बना के दूंगा तो मैं ये चीज़ें फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे एक 4 सेट का एट्रीब्यूट आप डाल सकते हैं। 4 सेट में आप बताते हैं कि आपके HTML के अंदर कैरेक्टर इनकोडिंग आपने किस तरह से करनी है, राइट। आप int 32 4 या फिर वो जो होती है
कौन आस्की वगैरह, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपने HTML जो भी करेक्टर्स हैं उनकी इनकोडिंग किस तरह से करनी है। देन कंटेंट में आप लिख सकते हैं अपने कि आपका जो पेज है, अगर आप उसको ऑटो रिफ्रेश करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। HTTP इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब HTTP इक्विवेलेंट में आप लिख सकते हैं कि जी कंटेंट पॉलिसी, कंटेंट टाइप, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, रिफ्रेश रेट, कि आपका पेज जो है रिफ्रेश ज़्यादा यूज़ होता है कि आपका जो पेज है वो हर 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद ऑटो रिफ्रेश हो टू फैच न्यू डेटा। और फिर नेम में आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, जनरेटर, कीवर्ड्स एंड व्यू पोर्ट की सेटिंग्स। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप मेटा टैग के अंदर लिख सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये हो गए आपके हेड के टैग के अंदर आने वाली चीज़ें। टाइटल टू डिफाइन द मेन टाइटल ऑफ योर HTML पेज, स्टाइल टू इंक्लूड इंटरनल CSS, base to include a generic URL for all the URLs, link to include internal नहीं external CSS, लिंक हमारे पास external CSS के लिए होता है। meta to include data or information about your HTML page, script to include internal JavaScript on your page, no script to show an error if the browser doesn't support JavaScript। तो ये टैग्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं हेड के टैग के अंदर। ओके, देन हमारे पास आ जाती हैं HTML headings। HTML headings are defined with H1 to H6। अब 6 साइजेस की HTML की हेडिंग्स हैं। अगर मैं इस सारे को डिलीट कर दूं, अब हेड का टैग मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि हेड के टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं बाकी चीज़ें इसमें से डिलीट कर देता हूं, जस्ट मैं टाइटल रख रहा हूं और इसको मैं कह देता हूं लेक्चर 3। ठीक है, अब आगे वाली जो भी चीज़ें मैं अभी हम पढ़ेंगे वो रिलेटेड होंगी हमारे बॉडी से, कि HTML की बॉडी के अंदर हम क्या क्या कुछ लिख सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ हम देख रहे हैं HTML हेडिंग्स, कि HTML हेडिंग्स क्या होती हैं। HTML हेडिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 तरह की हैं, 6 साइजेस की हैं, H1 से शुरू होती हैं, H6 तक जाती हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ H1 हेडिंग 1, राइट, कॉपी पेस्ट किया, 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 6, जो भी टैग स्टार्ट होता है उसी को हमने एंड करना है। तो ये H2 है तो इसको एंडिंग टैग H2 होगा, H3 होगा, 4 5 6, ये हो गया। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो H1 वाली जो मेरी हेडिंग है इसका साइज सबसे बड़ा होगा और H6 वाली जो हेडिंग है इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा। रिफ्रेश, तो ये हो गया हेडिंग 1 जो कि H1 टैग है, H2 टैग, H3, H4, H5 एंड H6। और इसके साथ ही अगर मैं एक P का टैग लगाता हूँ, P, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पास एक सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है सिंपल टेक्स्ट में और हेडिंग में, कि हेडिंग वाला जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली बोल्ड है और पैराग्राफ वाला टैग जो है वो नॉर्मल स्टाइलिंग के साथ है। तो आप अपने HTML के पेज में ये सब हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो साइज़ है वो आपको चाहिए। इनके अलावा भी आप अपने साइजेस को चेंज कर सकते हैं थ्रू CSS, तो वो हम बाद में करेंगे जब हम CSS देख रहे होंगे। फॉर नाउ यू हैव 6 डिफाइंड
टेक्स्ट टैग्स विच आर फ्रॉम H1 to H6, और ये आप यूज कर सकते हैं टू डिफाइन different size of text in your HTML page. H1 defines the most important heading largest, H6 defines the least important heading smallest. Search engines use the headings to index the structure and content of your web pages. अब SEO, जब अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो SEO उन वेब पेजेस को इम्पोर्टेंस देता है जहां पे एटलीस्ट या फिर मैक्सिमम, एटलीस्ट और मैक्सिमम मतलब वहां पे जस्ट हर पेज पे H1 का सिर्फ एक ही टैग हो। तो दैट मीन्स आप अपने पूरे वेब पेज पे H1 का जस्ट एक ही टैग यूज करोगे, H2 का जस्ट एक ही टैग यूज करोगे, एंड ऐसे ही H6 का जस्ट एक ही टैग यूज करोगे। अब आगे वाले जो H2 से H6 तक हैं उनके ऊपर फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल टैग्स आ जाएं तो वो उसको इतना उसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास पेज पे H1 बहुत ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो H1 का जो टैग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है SEO के लिहाज से अगर हम देखें तो ये आपके पेज पे जस्ट एक ही होना चाहिए, बाकी टैग्स आप रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। कि यूजर्स ऑफन स्किम अ पेज बाय इट्स हेडिंग। अब हेडिंग के लिहाज से ही, हेडिंग्स के लिहाज से ही आपका जो यूजर है वो आपके पेज को इंटरप्रेट कर रहा होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज हेडिंग्स टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो जहां पे भी आपको हेडिंग का टैग दिखाना है वो आप इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है आप उसको समराइज कर सकें कि आपका जो आगे वाला कंटेंट है वो किसके बारे में है, किस चीज़ के से रिलेटेड है। H1 headings should be used for main headings followed by H2 headings, then less important H3 and so on. ये मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप हेडिंग्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। H1 जो है आपका ये ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग का मतलब ये है कि जब मैंने H1 के आगे H2 लगाया तो उसने आगे वाली जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया क्योंकि ये ब्लॉक लेवल टैग था। तो इसने जितनी भी हमारे इसके पास स्पेस थी पूरे वेब पेज के ऊपर, इसने सारे को यूटिलाइज किया और रिजर्व कर लिया। जो आगे वाला कंटेंट आया वो फिर न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ, देन इसी तरह से न्यू लाइन एंड न्यू लाइन। तो दैट मीन्स के हेडिंग के जितने भी टैग्स हैं ये हमारे पास ब्लॉक लेवल के टैग्स हैं। देन HTML पैराग्राफ, ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रो टैग। पैराग्राफ टैग मोस्टली हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है P का टैग, जब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना हो बड़ा सा, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखना हो तो वो हम P के टैग में लिखते हैं। ठीक है, P का टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग। अगेन P का टैग भी हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग है। ये इसको जितनी भी जगह चाहिए होती है उतनी तो लेता है, लेकिन पूरी रो को भी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, सॉरी, तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसको इनक्लोज करेंगे आप P के टैग के अंदर। Defines a paragraph. You cannot be sure how HTML will be displayed. With HTML, you cannot change the output by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. अब अगर मैं इस कोड के अंदर कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देता हूँ, सपोज मैंने इस तरह से टैग लिख अपना P का टैग लिखा हुआ है, तो ये रेंडर कैसे होगा? सेम स्टाइल में हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस को ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये इसको एज आ टेक्स्ट ही लेकर जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट। अगर आपने पैराग्राफ चेंज करना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखना है पहले में दिस इज अ पैराग्राफ टैग, राइट, दिस इज एन अदर पैराग्राफ टैग। मैं चाह रहा हूं कि ये वाली जो लाइन है ये न्यू लाइन पे आए, मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर ना आए। तो अगर मैं इसको एज इट इज चलाऊंगा
तो ये एक ही लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर तो मुझे इसको न्यू लाइन के ऊपर लेके आना है तो उसके दो मेथड्स हैं। एक, या तो मैं ब्रेक का टैग यूज करूं, बी आर फॉर ब्रेक। बी आर से क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस है यहाँ पे यूज हो रहा है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसका जो मेथड है वो ये है कि आप इस पी के टैग को यहाँ पे क्लोज कर दो और इस टैग के लिए, इस लाइन के लिए एक और पी का टैग यूज कर लो। तो अब भी आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम होगी कि आपके जो टैग्स हैं वो न्यू लाइन पे आ रहे हैं जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आप ब्रेक का टैग भी यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट अनदर पैराग्राफ टैग। मैंने इसको एक ही लाइन पे लिखा और सेंटर में लगा दिया ब्रेक का टैग। अब क्या होगा, दिस इज अ पैराग्राफ टैग, ब्रेक आएगी, ब्रेक मीन्स एक एंटर होगा, न्यू लाइन पे आ जाएंगे, दिस इज अनदर पैराग्राफ टैग। सेव किया, यहाँ पे आए, दिस इज अ पैराग्राफ टैग, दिस इज अनदर पैराग्राफ टैग, तो हम न्यू लाइन के ऊपर आ गए। ठीक है, द HTML ब्रेक एलिमेंट डिफाइंस द लाइन ब्रेक, ये मैंने आपको बता दिया। HTML हॉरिजॉन्टल लाइन, द HR टैग जो भी हम यूज कर सकते हैं वो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगी हमारे HTML के पेज के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एक साथ ही HR का टैग, तो HR का टैग क्या करेगा, रिफ्रेश, इसने एक लाइन लगा दी है हॉरिजॉन्टली हमारे वेब पेज के ऊपर सेक्शन बनाने के लिए। तो HR का टैग हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सेक्शन बनाना हो, कोई न्यू सेक्शन जब हमने डिफाइन करना हो तो हम HR का टैग यूज करते हैं, दैट विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन योर वेब पेज। नाउ द पोएम प्रॉब्लम। अब अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो कि जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हों, आपने स्टाइलिंग करनी हो, तो आप कैसे करोगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये चीज़ें एक्स्ट्रा आई हुई हैं, ओके, ये दिस सपोज मैंने अपनी पोएम को इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये तो एज अ पैराग्राफ शो होगा। क्यों, क्योंकि ये पी के टैग में है और पी का टैग जितनी भी हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई होती हैं उनको इग्नोर कर देता है और हर चीज़ को एज अ पैराग्राफ लिख देता है। तो अगर तो मुझे इस तरह से लिखना है तो एक तो तरीका ये है, जैसे मैंने आपको भी बताया है, कि हम पी का टैग क्लोज करते जाएं, पी का टैग लगाते जाएं, पी का टैग यहाँ पे क्लोज कर दें, पी का टैग इधर लगाएं, इधर क्लोज, पी का टैग यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे क्लोज। तो हमारे पास एक इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा कि हर लाइन, जो हर सेंटेंस है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, लेकिन अगेन ये वाली स्पेसिंग फिर भी नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको जस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पी का टैग लगाया, पी का टैग लगाया, पी का टैग लगाया और ये यहाँ पे क्लोज किया, ये यहाँ पे क्लोज किया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये न्यू लाइन पे तो आ गए, बट इस स्टाइल में नहीं आ रहे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए एक टैग यूज होता है प्री का। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये उसी स्टाइल में आएगा जैसे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है अपने HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो जो भी मेरा HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइलिंग थी, इसने उसी को प्रिजर्व किया, जितनी भी स्पेसेस थी उन्हीं को प्रिजर्व किया। और जब मैंने
इसको सेव किया एज HTML पेज। तो जब HTML पेज रेंडर हुआ तो उसने उतनी ही स्पेसेस मेरे पेज के ऊपर मुझे एलोकेट की। तो प्री का टैग आप यूज कर सकते हो तब जब आपने अपने टेक्स्ट को, जो भी आपने स्टाइलिंग दी हुई है, स्पेसेस दी हुई हैं, वो भी आपने शो करवानी हो। प्री का टैग होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट या फिर प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ और प्री के टैग में डिफरेंस ये है कि पैराग्राफ का टैग स्पेसिस को इग्नोर कर देता है, एंटर्स को इग्नोर कर देता है और सब टेक्स्ट को एक ही लाइन के ऊपर ले आता है। लेकिन जब आप प्री का टैग यूज करते हो तो प्री के टैग में जो भी आपने एक्स्ट्रा स्पेसिस दी हुई होती हैं, एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स दी हुई होती हैं टेक्स्ट के अंदर, वो सब स्पेसिस और एक्स्ट्रा लाइंस या लाइन ब्रेक्स वो प्रिजर्व रहती हैं और आपके HTML पेज के ऊपर शो हो जाती हैं। HTML स्टाइल्स। अब HTML स्टाइल को हम इनलाइन CSS भी कह सकते हैं, ठीक है। इनलाइन CSS में क्या हो सकता है, आप अपने टैग के अंदर ही जो भी आप टैग यूज कर रहे हो, वो P का है, वो प्री का है, वो BR का है या फिर वो स्पैन है, जो भी आप HTML का टैग यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं आप स्टाइल का। जैसे ही हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो इसके अंदर हम अपनी CSS की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं CSS की: बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैं इसको एक एक करके इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ जस्ट P के टैग के ऊपर। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी मूव कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, मैं एक P का टैग बनाता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ दिस इज माई पैराग्राफ टैग, राइट। सेव किया, इसको जब रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आ रहा है, इस कलर, ये कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस लाइन का कलर चाहिए रेड। तो मैं क्या करूँगा, अपने P के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट डालूंगा स्टाइल का। P के टैग के अंदर ही मेरे पास एक स्टाइल का एट्रीब्यूट आ गया। अब एट्रीब्यूट का फॉर्मेट क्या होता है, एट्रीब्यूट का नाम जो भी हमने डालना है, तो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोटेशन। ये हमारे पास एट्रीब्यूट ऐड करने का सिंटैक्स है। उस एट्रीब्यूट का नाम और उसकी क्या वैल्यू होगी, वैल्यू उसकी हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगी या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आएगी, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, और इक्वल्स का साइन आएगा कि इस एट्रीब्यूट को हम ये वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वैल्यू सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर आएगी। अब मैंने इस पैराग्राफ टैग का कलर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है ब्राउजर में, मैं चाह रहा हूं कि ये रेड आए, तो मैं करूंगा कलर कॉलन रेड। अब स्टाइल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी, अब यहां पे दो चीजें आ जाती हैं, एट्रीब्यूट आ गया इक्वल्स टू डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर उसकी वैल्यू आएगी, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब स्टाइल के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे सिलेक्ट करनी है, मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलर, और इस कलर को क्या वैल्यू देनी है, वैल्यू इज रेड, और कैसे देनी है, कॉलन लगा के, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, मैंने ये रिमूव किया, दिस इज माय पैराग्राफ 2 टैग, पैराग्राफ 3 टैग। मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट डाला, उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट की कलर, और उसको वैल्यू क्या दी, रेड।
मैंने अपना स्टाइल का टैग डाला, प्रॉपर्टी डाली, कॉलन वैल्यू दी। प्रॉपर्टी मैंने क्या दी? कलर की। वैल्यू क्या दी? रेड। तो जब मैं अब इसको सेव कर लिए, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो वो वाला टैग जहां पे मैंने प्रॉपर्टी सेट की थी वो रेड हो गया। बाकी मेरे टैग्स जो हैं वो डिफॉल्ट कलर में आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी टैग्स मेरे डिफॉल्ट कलर में आ रहे हैं। जिस टैग को मैंने प्रॉपर्टी दी थी उसका कलर चेंज हो गया। अब इसी तरह से मैं इसके अंदर दोबारा एट्रीब्यूट डालता हूँ स्टाइल का, इक्वल्स टू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, जो भी आप यूज करना चाहें। मुझे पैराग्राफ 2 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं करूंगा बैकग्राउंड कलर डैश कलर कॉलन, इसको मैं कर देता हूं ब्लू। तो पैराग्राफ 1 का कलर रेड होगा, पैराग्राफ 2 का बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो उस पैराग्राफ 2 का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो गया, ये मेरे पास रेड है। ठीक है, देन हम यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज, स्टाइल, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज होता है, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज है। ओके, फॉन्ट साइज मैं करता हूं 45 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया तो मेरे पैराग्राफ 3 का जो साइज है वो 45 पिक्सल्स हो गया। तो आप इस तरह से अपने जो भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं वो किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज किसी एक टैग के ऊपर लगा सकते हैं। लाइक मुझे उसका कलर भी रेड करना हो, उसका बैकग्राउंड भी ब्लू करना हो, तो मैं कर सकता हूँ। यस यू कैन। हम सेपरेट करेंगे यूजिंग आवर टर्मिनेटर सेमीकोलन। अब एक प्रॉपर्टी आ गई कलर, उसको वैल्यू दे दी रेड। मुझे इसी टैग के अंदर एक और प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं लगाऊंगा सेमीकोलन, फॉन्ट साइज, इसको मैंने करना है 24 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब कलर रेड होगा और फॉन्ट उसका इंक्रीज हुआ होगा। कलर वही है, फॉन्ट इंक्रीज हो गया है। कॉलन बैकग्राउंड कलर पर्पल, फॉन्ट कलर रेड, फॉन्ट साइज 24 एंड बैकग्राउंड कलर पर्पल। तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी एक ही टैग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं हर प्रॉपर्टी को। एक या एक से ज्यादा आप कर सकते हैं, मिनिमम एक होगी, क्योंकि अगर आपकी 0 है तो आपको स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट हम तब यूज करते हैं जब हमें इनलाइन CSS अप्लाई करनी होती है। इनलाइन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसी लाइन के ऊपर अप्लाई हो रही है जहां पे हम स्टाइल का एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, बाकी चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही। राइट, ओके, वालेकुम सलाम। देन फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। फॉर्मेटिंग के टैग्स में हमारे पास डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं, बी टैग, स्ट्रॉन्ग, आई, EM, मार्क एंड सो ऑन। सो अगर आपने किसी भी टैग को, मैं इसकी प्रॉपर्टी, ये बैक आ गया यहाँ पे नॉर्मल। सपोज हमने इस पैराग्राफ के टैग को बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के टैग के अंदर ही बोल्ड का टैग यूज करेंगे। एंड अगेन ये पेयर टैग है तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग भी होगा। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ये वाला जो टैग है ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और बाकी जो टैग्स हैं वो सेम रहे हैं,
क्योंकि उनके ऊपर हमने बोल्ड का टैग अप्लाई नहीं किया। तो इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है। तो अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप आई का टैग यूज कर सकते हैं। तो जो पैराग्राफ 2 है दैट विल बी इटैलिक। ठीक है, तो ईएम है, मार्क है, मार्क का टैग क्या करते हैं, ये उसको बैकग्राउंड दे देगा, बैकग्राउंड कलर, और बाय डिफॉल्ट ये येलो कलर दे रहा है। देन स्मॉल है, डेल है, इंसर्ट है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। डेल क्या करते हैं, ये उसको स्ट्राइक कर देगा आपकी लाइन को। लाइन को अगर आपने स्ट्राइक करना है तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, और डेल का टैग आप यूज कर सकते हैं टू कट एनी टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज। इसी तरह से सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, आपका जो कोड सब एंड सब, तो ये क्या होगा कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ था ABC, ये उसके टेक्स्ट के नीचे उस चीज को ले आएगा। ठीक है, लाइक आपने अगर मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ 1, तो ये इस तरह से आएगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर आपने कुछ इक्वेशन लिखनी हो तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आपने इस 1 को पावर में लेके जाना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं यूज। जब आप सुपरस्क्रिप्ट यूज करोगे तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। बोल्ड करता है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, एम्फसाइज टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। देन HTML लिंक्स। नाउ लिंक्स का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था तब जब हम हेड का टैग पढ़ रहे थे। लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक्स अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। अब अगर मैं इसी पेज के ऊपर गूगल ओपन करता हूँ तो गूगल में जब मैं जीमेल के ऊपर ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो मेरी जीमेल ओपन हो जाती है। इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इमेजेस ओपन हो जाती हैं। तो ये बेसिकली है क्या, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो हैंड में चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैं इसको जीमेल के ऊपर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इस जगह पे आप नोटिस करें कि इसका एड्रेस आ रहा है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया तो यहाँ पे आप देखें कि एड्रेस क्या आ रहा है, mail.google.com/mail/whatsoever। तो ये एक लिंक है। ठीक है, और लिंक क्या है, गिवन हमारे पास राइट लेफ्ट बॉटम में आ रहा है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज ओपन होगा। राइट, तो ये भी ये वाले लिंक्स हैं सब। लिंक्स क्या करते हैं, मुझे इस पेज से नेक्स्ट पेज पे या जो भी इस पेज के ऊपर एड्रेस है उसके ऊपर ले जाएंगे। तो लिंक्स का बेसिक काम क्या है कि यूजर को पेज टू पेज लेकर जाना। अगर आपने पेज 1 से पेज 2 पे जाना है, पेज 1 से पेज 2 के ऊपर जाना है तो आपको कोई ना कोई लिंक रिक्वायर्ड होगा। अब आपके ऊपर है कि आप इस लिंक को, सपोज मैंने जीमेल अगर ओपन करनी है तो मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ पे जीमेल का पूरा एड्रेस लिखूं या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं। तो अगर तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है तो दैट मीन्स कि इस वेब पेज के ऊपर एक लिंक बनाया गया है जिसके ऊपर क्लिक करते ही मैं जीमेल के ऊपर चला जाता हूँ या जीमेल ओपन हो जाती है। HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document. When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. A link does not have to be text. It can be an image or any other HTML element. तो लाजमी नहीं है कि वो टेक्स्ट ही हो, इमेज भी हो सकती है, वो फिर HTML का कोई और
एलिमेंट भी हो सकता है। अब लिंक्स दो तरह के हैं, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स में ये होगा कि मैं अभी करंटली हूँ index.html पे, अपने ही वेबसाइट के पेज के ऊपर हूँ और मैंने अपनी ही वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन करना है। ठीक है, मैं index.html पे हूँ और मैं एक और पेज बनाता हूँ यहाँ पे, लेक्चर 3 पेज 2, एंड यहाँ पे मैं जस्ट एक ही पेज यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज माई सेकेंड पेज। ओके, इसको CSS नहीं करना, इसको सेव एज करना है index2.html। ठीक है, ये मेरे पास मेन पेज है, दिस इज माई पेज 1। अब मैं जब इसको रन करूंगा, सो दिस इज माई पेज 1। अब मुझे दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो मुझे उसका नाम पता है क्योंकि वो मेरी ही वेबसाइट का पेज है, उसका नाम है index2.html। तो मैं अगर यहाँ पे index2 कर दूंगा तो मेरा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, दिस इज माई सेकेंड पेज, और उसका टाइटल भी चेंज है। लेकिन अगर मुझे एड्रेस नहीं याद तो मैं इस पेज 1 के ऊपर एक लिंक बना दूंगा। लिंक कैसे बनाते हैं, ए का टैग यूज करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, एंकर टैग भी इसको कहते हैं, इसको लिंक टैग भी कहते हैं। एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है जो कि मस्ट होता है, जो आपने लाजमी लगाना होता है, href। हाइपरलिंक, एच फॉर हाइपरलिंक, रेफ मीन्स रेफरेंस, कि आपने किस हाइपरलिंक, किस लिंक के ऊपर जंप करना है। तो मैंने जाना है अपने सेकंड पेज के ऊपर, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ पेज 1 के ऊपर। तो मैं अपने सेकंड पेज, तो मैं यहाँ पे लिंक में लिखूंगा index2.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका टेक्स्ट, क्लिक हेयर टू ओपन सेकंड पेज। दिस इज माई मेन पेज। ये मेरे पास लिंक आ गया, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं सेकंड पेज के ऊपर चला जाऊंगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं सेकंड पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, तो मैं सेकंड पेज के ऊपर भी एक लिंक ऐड कर सकता हूं, उसका नाम है, अब सेकंड पेज से मैं अपने मेन पेज के ऊपर जाऊंगा तो मेन पेज का नाम है index.html। तो मैं href में दूंगा index.html, क्लिक हेयर टू ओपन फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे चला जाऊंगा जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ। तो अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ही वेबसाइट के पेजेस के ऊपर को चेंज कर रहा हूँ, एक पेज से दूसरे पे जा रहा हूँ, दूसरे से पहले पे आ रहा हूँ। तो ये वाले जो लिंक्स हैं जो मैंने बनाए हैं ये इंटरनल लिंक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पेजेस, ये लिंक्स मेरी ही वेबसाइट के पेजेस को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर इंटरनल लिंक्स। एन इंटरनल लिंक इज स्पेसिफाइड विद अ रिलेटिव URL विदाउट HTTPS। जो भी हमारे प्रोटोकॉल होते हैं या फिर www वाली नोटेशन है वो उसमें नहीं आती, क्योंकि हम जस्ट अपनी वेबसाइट के पेजेस ही ओपन कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स में ये होता है कि एक्सटर्नल पेजेस हम ओपन करवा रहे होते हैं। तो जब हमने एक्सटर्नल पेजेस ओपन करवाने हैं तो उसके लिए हमें उनका पूरा एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टैग लगा सकता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ गूगल। तो जब मैंने इसको गूगल ओपन करवाना है तो यहाँ पे मुझे गूगल का पूरा एड्रेस भी देना पड़ेगा विद HTTP google.com। पेज 2 है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास गूगल ओपन हो जाएगा।
अगर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, सो गूगल ओपन नहीं होगा, लेकिन हम उस एड्रेस पे चले गए हैं, ठीक है, अपने वेबसाइट से ही, राइट। तो आप ने अगर कोई एक्सटर्नल पेज अपनी वेबसाइट से हटकर कोई पेज ओपन करना हो, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल लिंक लगाना पड़ेगा, और हम फिर उसको कहेंगे कि ये हमारा एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट से बाहर वाले जो पेजेस हैं उनको ओपन करवा रहे हैं। अब एक अटैक के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, और वो एट्रीब्यूट है टारगेट का। टारगेट का एट्रीब्यूट हमें ये बताता है, मैं आपको, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लिक हेयर टू ओपन फर्स्ट पेज, तो ये क्या कर रहा है, हमारी इसी टैब के ऊपर रह के सेकंड पेज को ओपन कर रहा है। मतलब हमारी जो करंट पेज है वो क्लोज हो जाता है, और जो हमारा न्यू पेज है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो करंट पेज है वो खुला रहे, और मेरी जो लिंक है जिसके ऊपर मैंने क्लिक करना है वो न्यू पेज के ऊपर ओपन हो, न्यू टैब में ओपन हो। तो मैं करता हूं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट पेज वाली लिंक को क्लिक करूंगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, तो मेरा जो न्यू पेज ओपन हुआ है वो न्यू टैब में ओपन हुआ है, राइट। वो न्यू टैब में ओपन हुआ है, मेरा पुराना जो टैग था वो ओपन ही रहा है, वो रिप्लेस नहीं हुआ, वो क्लोज नहीं हुआ, और मेरा जो लिंक था वो न्यू टैब में हमेशा ओपन होगा। जितनी दफ़ा मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे पास न्यू टैब्स ओपन होंगी। तो ब्लैंक का एट्रीब्यूट आपका ये करता है कि जब भी आपने कोई भी लिंक न्यू टैब में ओपन करवाना हो, तो आप लिखते हैं उसका टारगेट ब्लैंक। इसके अलावा इसके टारगेट के हैं सेल्फ में होगा कि उसी टैब पे जो कि बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है, आप वो भी लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ के ऊपर ही ओपन होता है। या फिर आप किसी स्पेसिफिक आई फ्रेम में भी ओपन कर सकते हैं। आई फ्रेम हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको HTML5 करवा रहा हूँगा। HTML5 का ये एलिमेंट है आई फ्रेम। हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक पूरी एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग आवर लेआउट। तो आई फ्रेम के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, यह मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको HTML5 बता रहा हूँ, ठीक है। फिर HTML इमेजेस हैं, आप अपने पेज के ऊपर इमेजेस को भी शो करवा सकते हैं। इमेज का जो टैग है वो कैसे यूज करते हैं, ये होता है IMG। इमेज का टैग है, ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी मीन्स ये पेयर्ड टैग नहीं है, ये अनपेयर्ड टैग है, इसका एंडिंग टैग नहीं होता, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। नाउ हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ IMG का टैग। इसका जो मस्ट टैग है, मस्ट एट्रीब्यूट है, दैट इज सोर्स, SRC, सोर्स। यहाँ पे हम अपनी इमेज का एड्रेस बताते हैं कि हमने कौन सी इमेज इंक्लूड करवानी है। लेट मी जस्ट सी कि मेरे पास कोई इमेज यहाँ पे पड़ी है या नहीं पड़ी। वाउचर्स में इमेज है, ओके, ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। मैंने इसको शो करवाना है, तो मैं इसका जस्ट नाम उठाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। मैं अपना HTML का पेज ओपन करता हूँ, और ये मेरे पास एक इमेज शो हो गई मेरे वेब पेज के ऊपर, ठीक है। अब इसका साइज बहुत बड़ा आ रहा है। जब आप HTML का इमेज का टैग यूज करोगे तो वो आपकी इमेज को कभी भी रिसाइज नहीं करेगा।
जो उस इमेज का ओरिजिनल साइज होगा ये आपको उसी साइज में शो करवाएगा। ठीक है, द सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ अ इमेज। अब एसआरसी में अगर हमने इंटरनल इमेजेस देनी है तो हम उनका एड्रेस देंगे, अगर हमने एक्सटर्नल इमेजेस शो करवानी है तो हम उसका यूआरएल देंगे। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है आल्ट का, आल्ट फॉर अल्टरनेटिव। सपोज उसको ये वाली इमेज नहीं मिलती या फिर हमने गलत नाम एंटर कर दिया तो क्या होगा? तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे में मैं कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे इसको मीनिंगफुल करते हैं, इमेज कैन नॉट बी लोडेड। अब मैंने बाय मिस्टेक नाम गलत लिख दिया है या फिर नाम सही था, वो इमेज मैंने वहां से डिलीट कर दी है, मूव कर दी है, कट कर दी है, वट। हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया है कि जो हमने इमेज डिफाइन की हुई है वो हमारे वेब ब्राउज़र को मिली नहीं है। तो जब इमेज नहीं मिली और हमने आल्ट का टैग यहाँ पे नहीं लगाया हुआ तो क्या होगा? यूज़र को जस्ट एक आइकन नज़र आ रहा है कि इमेज मिसिंग है। तो इसके साथ आप कुछ टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं कि इमेज कैन नॉट बी लोडेड। अब यूज़र को कुछ पता होगा कि यहाँ पे इमेज थी और वो लोड नहीं हुई। ठीक है, तो आप आल्ट के टैग में अपना अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। इन केस योर इमेज डज नॉट लोड तो वो फिर आपका आल्ट का टैग लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमेज लोड हो जाती है तो आल्ट का टैग जो है वो इग्नोर हो जाएगा, उसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैरी नहीं होगा। आल्ट का टैग आपका तब यूज़ होगा जब आपकी इमेज जो है वो लोड नहीं होती, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी इमेज लोड नहीं होती तो आपका आल्ट का टैग एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज आल्ट का टैग आपका क्लोज रहता है। जी अंदर बैठे। नाउ इमेज का साइज हम चेंज कर सकते हैं दो तरह से। एक हम स्टाइल के टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं और सेकंड CSS के HTML के एट्रीब्यूट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास इमेज थी, अब मैं इसको पहले करता हूँ इनलाइन CSS से। दैट मीन्स मैं स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा, मैं करूँगा विड्थ 200 px, हाइट 200 px। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो 200 क्रॉस 200 की बन गई है। ठीक है, तो आपका इमेज, आप अपनी इमेज का साइज जो है वो इनलाइन CSS से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं। एट्रीब्यूट कैसे डालते हैं? विड्थ इक्वल्स टू डबल कोट्स और सिंगल कोट्स 300 px और हाइट का एट्रीब्यूट इक्वल्स टू सिंगल कोट 200 px। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी मेरी इमेज को रिसाइज कर रहा है। स्ट्रेच इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने 300-200 की विड्थ दी थी। तो आप अपनी इमेज का साइज इनलाइन CSS से भी कर सकते हैं चेंज, और HTML के विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज करके भी चेंज कर सकते हैं। देन लोकल और एक्सटर्नल इमेजेस का मैंने आपको बता दिया कि लोकल इमेजेस में हम जस्ट अपनी इमेज का नाम दे देते हैं जो कि हमारी जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है वहाँ पे ही पड़ी होती हैं। और अगर आपने एक्सटर्नल इमेजेस यूज़ करनी है तो हमें उस जो इमेज हमने शो करवानी है उसका पूरा एड्रेस देना होगा और फिर वो शो होगी। ठीक है, और IMG का टैग है, IMG के टैग के अंदर SRC जो है वो जो सोर्स का एट्रीब्यूट है वो मस्ट है, जिसमें हम अपनी इमेज का
पाथ देते हैं। आल्ट का एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, स्टाइल का एट्रीब्यूट ऑप्शनल है। यहां पे हमारे पास आ जाती हैं HTML lists. HTML offers web developers 3 ways for specifying lists of information. अब 3 तरह की लिस्ट्स हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग यूज होता है UL का, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग यूज होता है OL का, O फॉर ऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए टैग यूज होता है DL का, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और हम देख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा टैग यूज होता है UL का। ये एक पेयर्ड टैग है, दैट मीन्स कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमारे पास होगा। तो हमने ये बना लिया। अब लिस्ट आइटम्स, इस लिस्ट के अंदर क्या चीजें आएंगी, उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट आइटम्स। तो उसके लिए टैग है LI का। ठीक है, यहां पे मैं करता हूं कंप्यूटर साइंस LI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग LI और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी। एक मैंने लिस्ट आइटम डाला कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। सेव किया। जब मैं इसको लोड करूंगा तो मेरे पास 3 आइटम्स आ जाएंगे, जिनको आप लिस्ट आइटम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ जो सिंबल आ रहा है, आप इनको चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये डिस्क ही होगा, सर्कल होगा, फिल्ड सर्कल ही होगा। ठीक है, अब इसकी जो टाइप है वो चेंज हो सकती है, तो वो चेंज होगी टाइप के एट्रीब्यूट के साथ। तो अगर मैं अपने UL को कर देता हूँ टाइप और स्क्वायर, तो अब क्या होगा, जो ये, इसको अगर जूम करूं तो पहले सर्कल थे, अब ये स्क्वायर हो गए। इसके बाद है सर्कल, तो अगर मैं इसको सर्कल कर देता हूं, सो नाउ दे आर सर्कल्स विदाउट फिल। अगर मैं इसको डिस्क कर देता हूं तो अब ये होगा सर्कल फिल्ड। और अगर मैं इसको नन कर देता हूं तो अब इसके साथ कोई भी चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी हमके लिस्ट आइटम्स हैं उनके साथ आपने जो भी सिंबल लगाना है, उसके 4 फॉर्मेट्स हैं। बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप उसकी टाइप स्क्वायर कर दें, आपको टाइप सर्कल चाहिए तो आप उसकी टाइप सर्कल कर दें, अगर आपको कोई भी सिंबल नहीं चाहिए तो आप उसकी टाइप नन कर दें। और ये टाइप का एट्रीब्यूट आप अपने UL के टैग में देंगे, LI के टैग में नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ऑर्डर्ड लिस्ट पे हमारे पास टैग यूज होता है OL का। OL का टैग जैसे ही मैंने लगाया तो इसके साथ अब नंबरिंग आ रही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग नहीं होती, हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते एट द एंड कि हमारे पास कितने आइटम्स, कितने ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको किस तरह की नंबरिंग चाहिए। एक ऑप्शन ये है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है।
बाय डिफ़ॉल्ट 1 to 3 नंबरिंग होगी और स्टार्ट हो रही होगी 1 से। सपोज ये मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करनी, मुझे 3 से स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, OL के अंदर एक एट्रीब्यूट डालूंगा स्टार्ट का, और स्टार्ट मैं करता हूँ 3 से। अब क्या होगा, मेरी जो लिस्ट है वो 3 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, मैं करता हूँ 30, मेरी लिस्ट है वो 30 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने आपको बता दिया कि काउंटिंग होगी, मुझे चाहिए रोमन, तो मैंने लिख दिया इसमें कैपिटल आई। रिफ्रेश किया तो ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, मैं करता हूँ 3 से स्टार्ट। अब ये रोमन में 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 4 5, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो 1 to 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्मॉलर केस में आई लिखूंगा तो ये भी रोमन है, बट ये स्मॉल केस में चली जाएगी। अगर मैं करता हूँ ए से स्टार्ट तो ये ABC हो जाएगा, कैपिटल ए करूंगा तो ये कैपिटल ABC हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग होगी, अगर आपको ABC अपर केस में चाहिए तो आप टाइप A कर दें, अगर आपको रोमन अपर केस में चाहिए तो टाइप 1 कर दें, लोअर केस में ABC चाहिए, अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो लोअर केस में A टाइप कर दें, और लोअर केस में रोमन चाहिए तो लोअर केस में आपने यहाँ पे आई करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे B कर देता हूँ सपोज, तो क्या होगा, तो ये उसको पिक नहीं करेगा, क्योंकि टाइप में हमने हमेशा फर्स्ट करैक्टर देना है। स्टार्ट कहाँ से होगा, वो हमने स्टार्ट के एट्रीब्यूट में बताना है। टाइप में हमने बताना है कि उसकी टाइप क्या होनी है, वो अपर केस में अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, लोअर केस में अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, रोमन होने चाहिए, या फिर नंबरिंग होनी चाहिए। हम टाइप में जस्ट उसको बताएंगे कि हमें किस तरह की नंबरिंग चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होनी है ये हमने बताना है। ये होगा कब, ये स्टार्ट के एट्रीब्यूट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपको किस तरह के बुलेट्स चाहिए और कहाँ से आपने उनको स्टार्ट करना है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्लाइड में नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। उसके लिए यूज़ होता है DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसमें एलाइज नहीं आते, उसमें आते हैं डेटा टाइटल और डेटा डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने चीज़ों को डिफाइन करना हो। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ DT, डेटा टाइटल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, राइट। मैं एक और DT डालता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब मुझे कंप्यूटर साइंस को डिफाइन करना है तो मैं करूँगा DD, डेटा डेफिनेशन या फिर डेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं करता हूँ कंप्यूटर साइंस इज एन एक्टिव डिग्री ऑफ हाईटेक यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक हेडिंग बनी हुई आ गई कंप्यूटर साइंस की, और उसके अंदर चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं। डिफाइन कैसे हुई हुई हैं कि उसने ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस छोड़ दी है। कंप्यूटर साइंस की हेडिंग आ गई, और ये फिर उस हेडिंग की डिस्क्रिप्शन आ गई कि इस हेडिंग में ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जब मैं लिखूंगा उसके लिए भी मुझे DD डालनी पड़ेगी, डेटा डिस्क्रिप्शन या डेटा डेफिनेशन। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज अ
PC recognized program of हाईटेक यूनिवर्सिटी। तो ये अब आ गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें कोई भी टर्म्स डिफाइन करनी होती हैं। तो ये डेफिनेशन के लिहाज से डेफिनेशन के फॉर्मेट में ही आपकी लिस्ट को लेकर आता है। और इसके अंदर डीएल के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, डेटा टाइटल क्या है और डेटा डिस्क्रिप्शन या डेटा डेफिनेशन क्या है, आपने वो डिफाइन करनी होती है। ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल के अंदर एल आएंगे, ओएल के अंदर एल आएंगे, और डीएल के अंदर आपके पास डीटी और डीडी आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। जो एचटीएमएल टेबल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।